मधुलिका एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसके पापा राकेश और मम्मी मालती ने सीमित साधनों में भी उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वह सिविल इंजीनियर थी। उसने खूब मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वह अपने पापा का हाथ बटाना चाहती थी। वह जानती थी कि उसके पापा की कमाई ज्यादा नहीं है, फिर भी उन्होंने खुद के सपनों में, खुद की ख्वाहिशों में काट कसर करके उसे पढ़ाया लिखाया था और एक बहुत ही अच्छा जीवन दिया था। उन्होंने उसकी जरूरतों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। पढ़ाई पूरी होते से ही मधुलिका के लिए एक बहुत रईस खानदान से रिश्ता आया। उस रिश्ते के लिए मधुलिका ने मना करते हुए कहा, पापा अभी से शादी, अभी मुझे आगे और पढ़ाई करना है, फिर आपका हाथ बंटा कर आपके लिए भी कुछ करना है, हमारे लिए। हाँ पापा, यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सपना है। अभी आप इस रिश्ते के लिए मना कर दो। बीच में मालती ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मधुलिका, ऐसे रिश्ते बड़े ही भाग्य से मिलते हैं और तेरे लिए तो रिश्ता खुद ही आया है। हमने तो अभी तक कहीं भी इस तरह की बात नहीं की है। पर मम्मी, पर वर मत कर मधुलिका, तुझे नहीं पता माँ बाप की जिम्मेदारी के बारे में। अरे जवान बेटी को घर पर रखना ठीक नहीं है, और फिर इतना अच्छा रिश्ता है तो मना क्यों करें। आज नहीं तो साल 2 साल में तेरा ब्याह करना ही है, फिर ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। अरे ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो फिर क्या मम्मी? क्या यही एक आखिरी रिश्ता है? अरे पगली, जीवन भर समझौता करना पड़ता है। क्या बचपन से तू मुझे नहीं देख रही? कहते हुए मालती की आंखें भर आई। मालती के मुंह से आज पहली बार इस तरह की बात सुनकर राकेश भौंचक्का रह गया। मालती ने आगे कहा, तुम नहीं जानती मधुलिका, ना जाने मेरे कितने सपने संघर्ष की आग में जलकर राख हो गए। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। जीवन भर अपने सपनों को टूटते हुए देखना, अपने मन को मारना आसान नहीं होता बेटा। इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। राकेश को तो आज तक इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि मालती अंदर ही अंदर घुटती रहती है। आज उसे यह बहुत ही बड़ा झटका लगा था। उसे अपनी कमजोरी का एहसास हो रहा था कि वह अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाया। मधुलिका ने राकेश की तरफ देखा और फिर मालती की तरफ देखते हुए नाराज होकर कहा, मम्मी आप ये क्या कह रही हो? इतना कुछ करते हैं पापा हमारे लिए, आपको कितना प्यार करते हैं, और हर इंसान तो लखपति करोड़पति नहीं हो सकता ना। मम्मा आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस बात का एहसास होते ही मालती ने राकेश के पास आकर बैठते हुए कहा, सारी राकेश, मेरा वह मतलब नहीं था। मेरे मुंह से सिर्फ मधुलिका को समझाने के लिए ही ऐसे शब्द निकल गए, मुझे माफ कर दो। देखो ना, इतने रईस घर से रिश्ता आया है, पूरा जीवन सुखी रहेगी। उसे कभी भी किसी कमी का एहसास नहीं होगा, बस इसीलिए। राकेश ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो मालती। प्यार चाहे कितना भी हो, सपनों को पूरा करने की सामर्थ्य यदि नहीं है तो प्यार अधूरा ही रह जाता है। मैं समझ सकता हूं तुमने मधुलिका को समझाने के लिए ऐसा कह दिया, कोई बात नहीं। अच्छा तो मधुलिका बेटा, अब हम इस रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। मधुलिका ने अपने पापा मम्मी को इस तरह कभी नहीं देखा था कि मम्मी की किसी बात से पापा इतने उदास हो जाए कि उनकी आंखों में आंसू आ जाएं। मधुलिका इस घटना से विचलित हो गई थी। उसका मन कहीं और था, दिमाग कहीं और। वह उसके पापा के लिए दुखी थी तो मम्मी के ऊपर उसे गुस्सा भी आ रहा था। वह सोच रही थी, मम्मी को पापा का इतना प्यार कम पड़ गया और पापा कहाँ कुछ कमी रखते हैं। सब कुछ तो करते हैं, फिर भी मम्मी ने इस तरह से बोला, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यही सोचते हुए वह राकेश की बात पर ध्यान न दे सकी तो राकेश ने उसकी चुप्पी को हाँ समझ लिया। अगले दिन सुबह ही उन्होंने उस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। उसी शाम जैसे ही मधुलिका को यह मालूम हुआ कि उसके पापा ने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है, वैसे ही वह उनके पास आए और कहा, पापा ये क्या, आपने उस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है? मुझे अभी अभी मम्मी ने बताया, वह उनके घर जाने के लिए तैयार हो रही हैं। हाँ मधुलिका, कल ही तो तय हो गया था। लेकिन पापा, मैंने हाँ कहाँ बोली थी। मधुलिका, अब बहस का कोई फायदा नहीं है। हम दोनों उनके घर जा रहे हैं। सब बात करने के बाद ही फाइनल हाँ होगी। तुम अब बीच में कुछ मत कहो। राकेश के इन शब्दों में काफी सख्ती थी, इसलिए मधुलिका चुपचाप वहां से चली गई।
शाम को राकेश और मालती लड़के वालों के घर पहुंचे। उनका महल जैसा घर देखकर उनकी आंखें चुंधिया गईं। आलीशान मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, शहर के नामी बिल्डर। संतोष का आशियाना देखकर राकेश और मालती की तो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उन्होंने बाहर ही उनका स्कूटर पार्क कर दिया। वॉचमैन को पहले से बता दिया गया था कि राकेश जी आने वाले हैं। राकेश को स्कूटर पार्क करता देखकर वॉचमैन तुरंत ही उन्हें आदर सहित अंदर ले गया। बगीचे के बीचों बीच एक फाउंटेन था। सुंदर फूलों से सजे धजे वृक्ष लहलहा रहे थे। राकेश को आता देख संतोष खुद उठकर उन्हें लेने बाहर तक आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी कविता को आवाज लगाते हुए कहा, कविता बाहर आओ, राकेश और मालती जी आए हैं। अंदर से कविता बाहर आ रही थी। मालती उनके ठाठ देखकर हैरान थी। तभी उसकी आंखों ने एक सपना देखा। उसे लग रहा था कि इतने महंगे कपड़ों में सजी धजी उनकी बेटी मधुलिका आ रही है। कितनी सुंदर लग रही है मधुलिका। वाह, ऐसे कपड़ों में तो उन्होंने आज तक मधुलिका की कल्पना भी नहीं की थी। तभी उसके कानों में आवाज आई, आइए मालती जी, आइए बैठिए। मालती सपने से जागी और नमस्ते करते हुए अंदर सोफे पर बैठ गई। राकेश से हाथ मिलाते हुए संतोष ने उन्हें भी बैठने के लिए कहा। अंदर से कोई लड़की, शायद उनके घर काम करने वाली ही होगी, वह कांच के सुंदर गिलास में पानी लेकर आए। उसके बाद शानदार प्लेटों में नाश्ता और चाय भी आ गई। तब राकेश ने चाय पीते हुए पूछा, संतोष जी, आपको हमारी बेटी के विषय में कैसे? राकेश की बात पूरी होने से पहले ही संतोष ने कहा, अरे हाँ, ये बात तो आपको जरूर पता होनी चाहिए। मेरा बेटा रितेश एक दिन आपकी बेटी के कॉलेज के पास उसके दोस्तों के साथ खड़ा था। तब उसने आपकी बेटी मधुलिका को देखा। बस तभी उसने निर्णय ले लिया कि वह शादी करेगा तो उसी से। उसने आकर हमें ये बताया, तब हमें पता लगाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। कहते हुए वह हंस दिए। रितेश ने मधुलिका को कॉलेज में आते जाते देखकर पसंद किया है। ऐसा सुनकर राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊपर वाले का भी जवाब नहीं है संतोष साहब। हमने तो अभी उसके विवाह के विषय में सोचना भी शुरू नहीं किया था। लगता है मधुलिका का भाग्य बहुत अच्छा है। संतोष ने कहा, अरे राकेश जी, मधुलिका को देखने से पहले रितेश के लिए पता नहीं कितने रिश्ते आए होंगे, पर वह सबके लिए साफ साफ इनकार कर देता था। उसकी माम ने एक दिन परेशान होकर उससे पूछा कि अरे रितेश, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तू उन सब के लिए मना क्यों कर देता है? क्या तुझे शादी करनी ही नहीं है? तब उसने क्या कहा था? अरे कविता, तुम ही बताओ आगे की बात। कविता ने हंसते हुए कहा, मैं उससे कहती थी कि क्या तू बादलों से किसी अप्सरा को लेकर आएगा, तो वह कहता था मॉम बादलों से नहीं, देखना किसी दिन इसी धरती से ढूंढ कर ले आऊंगा। और बस पिछले हफ्ते ही आकर कहा, मॉम मुझे मेरी अप्सरा मिल गई है। अब आप जानो, मैं तो उसी से शादी करूंगा। कविता की बात सुनकर राकेश और मालती हंस दिए। तब संतोष ने कहा, अब राकेश साहब आप ही बताए भला, अपने बेटे की खुशी से बढ़कर और क्या हो सकता है? राकेश और मालती को वहां कविता और संतोष का व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। घर में बहुत सकारात्मक वातावरण था। वे जब बाहर निकले तो निकलते समय संतोष ने पूछा, राकेश जी, क्या जवाब है आपका? शहनाई बजवाई जाए। राकेश ने खुश होते हुए कहा, बिल्कुल संतोष जी। तब कविता ने कहा, फिर 2 मिनट रुकिए। उनका इशारा समझते हुए वही लड़की एक प्लेट में मिठाई ले आई। कविता ने अपने हाथ से मालती को मिठाई खिलाते हुए कहा, अब तो आप मेरी समधन बन गई है, बस कुछ देर और बैठिए। कहकर कविता ने उन्हें रोक लिया। उसी समय पंडित को फोन करके मुहूर्त भी निकलवा लिया गया। मालती और राकेश अपने साथ बहुत सारी खुशी लेकर घर पहुंचे और उन्होंने डोरबेल बजाए। मधुलिका का दिल धड़क रहा था। वह चाहती थी रिश्ता ना हो। उसने लपक कर दरवाजा खोला, लेकिन अपने मम्मी पापा के खुश चेहरों ने उसे आभास करा दिया कि ये लोग तो शादी पक्की करके ही आए हैं। मालती ने मधुलिका को सीने से लगाते हुए कहा, राज करेगी मेरी बेटी राज। मधुलिका, बहुत ही अच्छे लोग हैं। ऊपर वाले ने तुझे बहुत ही अच्छा भाग्य देकर भेजा है, वरना घर बैठे ऐसा रिश्ता कहाँ मिलता है। पर मम्मी, उन्हें मेरा पता कैसे चला? मेरा मतलब है अपने घर उनका रिश्ता आया ही कैसे?
अंदर चल, सब बताते हैं। क्या बाहर ही सब पूछ लेगी? वे सब अंदर आ गए। उसके बाद मालती ने मधुलिका को पूरी बात बताई। उनकी बातें सुनने के बाद मधुलिका के पास कोई चारा नहीं था। उसका दिल टूट गया। उसका आगे पढ़कर अपने पिता का हाथ बटाने का सपना भी टूट गया। मालती ने कहा, मधुलिका, 2-4 दिन में वे लोग हमारे घर आने वाले हैं। रितेश भी आएगा, वो बहुत ही हैंडसम है। उनके घर में उसकी बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है। मधुलिका बिना कुछ कहे उसके कमरे में चली गई। उसे रितेश के विषय में सुनकर कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई थी, बल्कि उसे तो लग रहा था कि खामखा गले पड़ गया है। मधुलिका अपने कमरे में जाकर निढाल होकर लेट गई। इस समय उसका मन अशांत था। उसे लग रहा था मानो रितेश उसके आगे बढ़ने के रास्ते में रोड़े की तरह आकर खड़ा हो गया है, लेकिन इस बात से बेफिक्र उसके पापा मम्मी तो विवाह की योजनाएं बनाने में व्यस्त थे। इसी तरह 2 दिन निकल गए और तीसरे दिन सुबह सुबह ही कविता का फोन आया। हेलो मालती। हेलो कविता जी। अरे मालती, सबसे पहले तो तुम मुझे कविता जी कहना छोड़ो। अब हमारा बराबरी का रिश्ता है, केवल कविता ही कहा करो। ठीक है कविता जी, कहते हुए मालती हंसने लगी तो कविता भी हंस दी। कविता ने कहा, मालती, हमने तो अब तक हमारे बेटे की खूबसूरत अप्सरा को देखा ही नहीं है। यदि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम आज शाम को तुम्हारे घर आ सकते हैं? अरे कविता, कैसी बातें कर रही हो? दिक्कत कैसी? आ जाओ, और हाँ, रात का भोजन आप लोग हमारे साथ ही करना, ठीक है? हाँ ठीक है, साथ ही भोजन करेंगे। आप लोगों ने भी अभी तक रितेश को कहाँ देखा है? मालती ने कहा, लेकिन रितेश का फोटो जरूर देखा है हमने, और फिर आप दोनों इतने अच्छे दिखते हैं तो रितेश भी वैसा ही तो होगा। कविता ने हंसते हुए कहा, चलिए रात को मिलते हैं। शाम को कविता, संतोष और रितेश तीनों ही राकेश के घर आए। मालती ने सारी तैयारी करके रखी थी। उन्होंने बहुत ही आदर सत्कार से उन्हें बिठाया। रितेश की तरफ देखकर मालती सोच रही थी, कितना अच्छा दिखता है, मेरी मधुलिका खुश हो जाएगी। बिल्कुल टक्कर की जोड़ी रहेगी, कोई किसी से कम नहीं। जब मधुलिका ड्राइंग रूम में आई तो कविता और संतोष उसे देखते ही रह गए। रितेश तो पहले ही उसे देख चुका था, एक नहीं कई बार। जब से उसने मधुलिका को पहली बार देखा था, तब से यह सिलसिला रुका ही नहीं था। परंतु इससे मधुलिका पूरी तरह से अनजान थी, क्योंकि रितेश कभी भी उसके सामने नहीं आया था। काफी समय तक सब साथ में बैठे गपशप करते रहे। शादी की बातें चलती रहीं। कविता ने कहा, रितेश, जाओ मधुलिका के साथ कहीं घूम आओ, बातचीत कर लो। ठीक है मम्मी, कहकर उसने मधुलिका की तरफ देखा तो वह उठकर खड़ी हो गई। फिर वे दोनों घूमने के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। मधुलिका ने कहा, रितेश, दरअसल मैं अभी आगे और पढ़ाई करना चाहती हूँ। इतनी जल्दी शादी? अरे मधुलिका, कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ सकती हो। कोई तुम्हें किसी बात के लिए रोकेगा नहीं और टोकेगा भी नहीं। हमारे घर पर तुम्हें काम का भी कोई टेंशन नहीं लेना होगा। तुम आराम से पढ़ने के लिए समय निकाल सकोगी। मधुलिका अपने पापा मम्मी के कारण मना ना कर सकी, क्योंकि वे हाँ कर चुके थे। अब यह उनकी इज्जत का सवाल था। कुछ देर साथ घूमकर फिर वह वापस घर आ गए। अब तक इधर भी सब तरह की बातचीत हो चुकी थी, सब तय हो चुका था। साथ में डिनर करने के बाद कविता, संतोष और रितेश अपने घर जाने के लिए उठे। तब कविता ने शकुन के तौर पर हीरे की पेंडेंट वाली चैन इयररिंग के साथ मधुलिका को दी। मधुलिका ने कहा, अरे आंटी, अभी इस समय ये क्यों? कविता ने कहा, तुम्हें कुछ भी देने के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं हो सकती मधुलिका। मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। तुम किसी बात की चिंता मत करना। मधुलिका को शगुन देकर कविता ने रितेश के साथ इस रिश्ते पर दोनों परिवारों की रजामंदी की मोहर लगा दी। अब तो शहनाई बजने की तैयारियां दोनों तरफ ही शुरू कर दी गईं। बिना समय व्यर्थ गनवाए उन लोगों ने चट मंगनी और पट ब्याह रचा दिया। आज मधुलिका और रितेश की सुहाग रात थी। मधुलिका सुहाग की सेज पर बैठी रितेश का इंतजार कर रही थी। वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पापा मम्मी की खुशी में ही उसने अपनी भी खुशी ढूंढ ली थी।
जब शादी हो ही रही है तो फिर दुखी होने से भी क्या होगा। और फिर रितेश ने भी तो उसे आश्वासन दिया था कि विवाहोपरांत भी वह उसकी सभी इच्छा पूरी कर सकती है। अपने खूबसूरत जीवन के और अभी आने वाले सुंदर पलों के सपनों में खोई मधुलिका अपने रितेश का इंतजार करती रही। काफी समय तो वह इंतजार प्यार भरा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता ही जा रहा था। अब उसे बेचैनी महसूस होने लगी थी और इरिटेशन भी हो रहा था। ये क्या बात है, वह इंतजार कर रही है और रितेश को उसके लिए कोई एहसास ही नहीं है कि उसे जल्दी आना चाहिए। फिर भी मधुलिका इंतजार करते हुए बार बार घड़ी की तरफ देखती रही और उसकी टिक टिक की आवाज को सुनती रही, परंतु रितेश नहीं आया। अब मधुलिका को नींद आ रही थी। उसने सोचा और इंतजार करने से अच्छा है वह अपनी नींद ही पूरी कर ले। वह लेट गई और तभी उसकी आंख लग गई। कुछ जागी कुछ सोई मधुलिका को लगभग 2:30 बजे जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज आई तो वह चमक कर उठ बैठी। उसने देखा कि सामने शराब के नशे में चूर रितेश उसकी तरफ आ रहा था। मधुलिका को पहले से ही शराब से बहुत ज्यादा नफरत थी। वह उठकर खड़ी हो गई। रितेश इस समय अपनी प्यास बुझाने के लिए बेकरार था। वह मधुलिका की तरफ आया और बिना कुछ कहे उसे बिस्तर की तरफ खींचने लगा। ना बात ना चीत ना 2 पल का इंतजार, भूखे शेर की तरह वह मधुलिका को पा लेना चाह रहा था। मधुलिका बिल्कुल ऐसा महसूस कर रही थी मानो शादी करके रितेश को ये सब करने का लाइसेंस मिल गया है। अपने आप को छुड़ाते हुए उसने कहा, रितेश तुम होश में नहीं हो, छोड़ो मुझे। तुम्हारे पास से मुझे शराब की बदबू आ रही है। प्लीज तुम जाओ यहां से। अरे मधुलिका, मैं जाने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं तो तुम्हें पाने के लिए आया हूं। तुम मना नहीं कर सकती, शादी की है मैंने तुमसे। रितेश बिल्कुल होश में नहीं था। वह मधुलिका के साथ सुहाग रात मनाना चाह रहा था, पर ऐसी सुहाग रात मधुलिका ऐसी सुहाग रात मनाने के लिए कतई तैयार नहीं थी। उसने तो सोचा था रितेश आएगा, प्यार से उसका घूंघट उठाएगा, प्यार भरी बातें करेगा और जब वह भी उसके साथ थोड़ी सहज हो जाएगी तब। लेकिन मधुलिका का ये रंगीन सपना तो शराब के अंदर घोलकर रितेश ने अपने अंदर उतार लिया था। वह भूल गया था कि सुहाग रात के लिए उसकी पत्नी के भी कुछ सपने होंगे जिन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी उसकी थी। रितेश की ऐसी हरकत से मधुलिका हैरान और परेशान थी। वह इस तरह से अपना समर्पण नहीं करना चाहती थी। अपना सब कुछ प्यार से अर्पण करना और मजबूरी में हाथ खड़े करके समर्पण कर देना, दोनों में बहुत अंतर होता है। रितेश को इस तरह देखकर मधुलिका का दिल टूट गया। सुहाग रात के सुंदर सपने पल भर में शराब ने चकनाचूर कर दिए। उसने रितेश को रोकने की बहुत कोशिश की। उसे ऐसा लग रहा था कि यह प्यार नहीं बल्कि एक प्रकार की जबरदस्ती है। वह उसकी मर्जी के खिलाफ ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। उसने रितेश से कहा, रितेश छोड़ो मुझे, कल शराब के बिना मेरे पास आना, हम तभी एक हो सकेंगे। ऐसे तो बिल्कुल नहीं। अरे शराब के बिना कैसे बुला रही हो? शराब के साथ ही शबाब का मजा आता है। मैं तो हर रोज ऐसे ही शराब पीकर आता हूं, तुम्हें आदत डाल लेनी होगी। रितेश ये तुम क्या बक रहे हो? नशे में धुत रितेश कहने लगा, अरे पत्नी हो तुम मेरी। मेरी जब इच्छा होगी तब। मधुलिका ने रितेश को एक धक्का दिया और कमरे से बाहर जाते हुए कहा, रितेश मैं कोई गाड़ी नहीं हूं जो तुम्हें शादी करके उसे चलाने का लाइसेंस मिल गया है। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया तो वह बलात्कार ही होगा। कहते हुए वह कमरे से बाहर चली गई और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। रितेश ने इधर उधर देखा, कुछ समय तक दरवाजा भी खटखटाया। मधुलिका कहकर उसे पुकारा, फिर वहीं बिस्तर पर लुढ़क गया। बाहर निकलकर मधुलिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे कहे। रात काफी हो चुकी थी, सभी सो रहे थे। वह भी चुपचाप ड्राइंग रूम में जाकर सोफे के ऊपर बैठ गई। इस समय उसके दिमाग में अभी भी वही प्रश्न घूम रहा था, क्या करूं? मम्मी पापा को फोन करूं? नहीं, वह परेशान हो जाएंगे। विदाई के समय भी वे दोनों कितने परेशान और दुखी लग रहे थे। छुप छुप कर रो रहे थे, आंसुओं को बार बार पोंछते जा रहे थे। ऐसे में ये सब बताकर वह उन्हें और परेशान नहीं करेगी। इस समय उसे अपने भविष्य की चिंता खाई जा रही थी। मधुलिका निराश होकर सोफे पर लेट गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके साथ यह क्या हो गया है? कहीं ये सच में रोज की बात तो नहीं हो जाएगी?
कहीं उसका जीवन एक शराबी के साथ तो नहीं बंध गया, कहीं उसका जीवन नर्क तो नहीं बन जाएगा। उसे आज अपनी मम्मी की वह बात याद आ रही थी कि उन्हें अपनी ख्वाहिशें, अपने सपनों का कितनी बार त्याग करना पड़ा था। उनके लिए पापा के असीम प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण ये सांसारिक वस्तुएं हैं। यदि उन्हें रितेश जैसा पति मिला होता तब वह कोई सपना देखने के लायक ही नहीं बचती। खुद को बचाने के सपनों में ही दिन रात बीत जाते। बेचारे पापा। यही सोचते सोचते सुबह की घड़ी नजदीक आ गई, तब मधुलिका की आंख लग गई। इस समय लगभग 8 बजे थे। मधुलिका गहरी नींद में सोफे पर सो रही थी। कमरे में रितेश भी शराब की खुमारी में सो रहा था, लेकिन कविता और संतोष का अब तक सब कुछ हो चुका था। वे ऑफिस जाने के लिए तैयार थे और उन्होंने नाश्ता भी कर लिया था। घर में काम करने वाले भी सब मौजूद थे। उनमें आपस में कानाफूसी हो रही थी। घर में साफ सफाई का काम करने वाली सुधा ने दूसरी नौकरानी मधु से कहा, छोटी मैडम बाहर ही क्यों सो गई होंगी? मधु ने कहा, हाँ देखो तो सुहाग रात को कोई ऐसा करता है क्या? जरूर दोनों में झगड़ा हो गया होगा। कविता और संतोष को अब तक नहीं मालूम था कि मधुलिका सोफे पर सो रही है। तैयार होने के बाद ऑफिस जाने के लिए जैसे ही वे दोनों बाहर आए, ड्राइंग रूम में सोफे पर मधुलिका को सोता देख कविता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह संतोष की तरफ देखने लगी तो उन्होंने कहा, उठाओ उसे, घर में सभी काम करने वाले आ चुके हैं। यह क्या बेहूदगी है? यह कोई सोने की जगह है क्या? कविता ने आवाज लगाई, मधुलिका उठो, यहाँ क्यों सो रही हो? क्या हो गया? अपनी सास की आवाज सुनकर मधुलिका की नींद खुल गई। वह उन्हें अपने सामने खड़ा देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने खड़े होकर कविता और संतोष के बड़ी ही नम्रता से पांव छुए। कविता ने पूछा, क्या हुआ मधुलिका? यहाँ क्यों सो रही थी? रितेश कहाँ है? कहते हुए उन्होंने उसके कमरे की तरफ झांका। मधुलिका ने पूछा, मम्मी जी, आपका बेटा क्या हर रात को इसी तरह शराब में धुत होकर घर लौटता है? यह क्या बकवास कर रही हो मधुलिका तुम? मम्मी जी, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। पहले आप बताएं, क्या रितेश रोज नशे में धुत होकर घर वापस लौटता है? कविता और संतोष एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि इस बारे में वे दोनों ही अनजान थे। उनकी व्यस्ततम जिंदगी में रितेश के लिए कभी समय ही नहीं रहा। प्यार तो बेशुमार था पर समय की बड़ी ही कमी थी। उन्हें तो खुद नहीं पता था कि रितेश रात को कितने बजे घर वापस आता और कैसे आता है। रितेश से उनकी मुलाकात ना तो रात को और ना ही सुबह ऑफिस जाने से पहले हो पाती थी। रितेश का सब काम काज शुरू से नौकरों के भरोसे ही चल रहा था। मधुलिका दंग होकर उनके शून्य चेहरों को देख रही थी। उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था कि माता पिता ये तक नहीं जानते कि उनका बेटा शराब पीता है। उसने कहा, मम्मी जी, आपका बेटा कमरे में बंद है। मैंने बाहर से चटकनी लगाई है क्योंकि वह शराब के नशे में धुत होकर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। अब आप चाहें तो दरवाजा खोलकर उसी से पूछें कि कल क्या हुआ था, और यह भी पूछें कि क्या वह शराब पीता है, क्योंकि शायद आप लोग तो ये भी नहीं जानते। कविता तुरंत ही उसके कमरे की तरफ जाने लगी तो संतोष ने कहा, अरे कविता, आज सिंघानिया साहब आने वाले हैं। उनके साथ कितनी महत्वपूर्ण मीटिंग है। इस सब में हमें देर हो जाएगी, कहीं करोड़ों का प्लॉट हाथ से निकल ना जाए। ये सब घरेलू बातें छोड़ो और चलो। उसे रात को आने के बाद समझाएंगे। वैसे भी अभी वह सो रहा होगा, सोने दो उसे। फिर मधुलिका की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, मधुलिका, तुम भी जो चाहे करो, जिस काम में तुम्हें खुशी मिलती है वह करो। यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, निपटा लेंगे। मधुलिका कुछ भी ना कह पाए। कविता के कदम वापस पलट गए और वे दोनों ऑफिस जाने के लिए निकल गए। मधुलिका फिर निढाल होकर सोफे पर बैठ गई। उसे अपनी मम्मी का वह वाक्य याद आ रहा था जब उन्होंने कहा था, मधुलिका, तुझे दुनिया का हर सुख मिलेगा, तेरा हर सपना पूरा होगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। वह फूट फूट कर अकेले ही रोने और मन ही मन कहने लगी, मुझे तो प्यार चाहिए मम्मा, सच्चा प्यार जैसा पापा आपसे करते हैं। यहाँ सभी लोग अपनी अपनी अलग दुनिया में रहते हैं, मानो किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे लिए प्यार के 2 शब्द भी ना बोले गए उनसे। काश वे मुझे दिलासा देते, मुझे यह आश्वासन देते कि बेटा अब हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे।
मधुलिका सोच रही थी कि रितेश के पापा मम्मी को तो केवल पैसे कमाने की ही पड़ी है। 2 मिनट रुककर उसे देखा तक नहीं और चले गए। ऐसे शराबी के साथ जीवन बिताना कितना मुश्किल है। तभी उसके इन विचारों पर अचानक ब्रेक लग गया जब जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। रितेश जाग चुका था और अपने आप को कमरे में बंद पाकर उसका गुस्सा तीव्र गति से बढ़ता जा रहा था। मधुलिका ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते से रितेश ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, अपने अनियंत्रित गुस्से के काबू में आकर मधुलिका के गाल पर एक तमाचा लगा दिया। रितेश ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर से दरवाजा बंद करने की? बचपन से आज तक कभी किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। अरे किसी ने कभी डांटा तक नहीं है और तू। मधुलिका का गुस्सा भी इस समय अनियंत्रित हो रहा था। उसने भी उसी स्वर में कहा, बंद नहीं करती तो क्या करती? जबरदस्ती कर रहे थे तुम मेरे साथ। जबरदस्ती? यह क्या बक रही है? शादी की है तुझसे? तो शादी की है तो क्या? क्या बलात्कार करोगे मेरे साथ? मैं एक शराबी को जबरदस्ती अपने आप को सौंप दूं, ये चाहते हो तुम? लेकिन शायद तुम भूल गए, शादी कोई लाइसेंस नहीं है, समझे? बिना मेरी मर्जी के तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। अरे जा, तेरे जैसी न जाने कितनी लड़कियां मेरे साथ सोने के लिए तरसती हैं। मुझे चाहती हैं पर मुझे तू पसंद आ गई। तेरी सुंदरता मुझे भा गई। इसीलिए मैंने तेरा भाग्य खोल दिया और तुझे अपना लिया, तुझसे शादी की। शादी के बाद तो पति पत्नी साथ में। चुप हो जाओ तुम ऐसे इंसान हो, यदि मालूम होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। तुम्हारी इस दौलत का मुझे कोई लालच नहीं है। जिन्हें होगा वही तुम्हारे साथ सोने के लिए तरसती होंगी, मैं नहीं। मैं मेरे घर वापस जा रही हूँ। कहते हुए मधुलिका जैसे ही पलटी तो उसने देखा कि सामने उसके पापा मम्मी खड़े हैं और उनकी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं। रात को राकेश को मधुलिका को लेकर बहुत डरावने सपने आए थे, इसलिए उनका मन नहीं माना और वह अचानक उससे मिलने चले आए। यहाँ आकर उन्होंने जो देखा वह देखकर उन्हें यह विश्वास हो गया कि उन्होंने धोखा खा लिया है। इस समय वह मधुलिका का बर्बाद होता जीवन अपनी आंखों के सामने ही देख रहे थे। मधुलिका रो रही थी। उसने जैसे ही अपने पापा मम्मी को देखा वह दौड़कर अपने पापा के सीने से लिपट गई। रितेश अब भी बेशर्मों की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने कहा, आपकी बेटी के तो नखरे ही निराले हैं। इसने तो मुझे कमरे में बंद कर दिया था। पूछिए इससे क्या कसूर है मेरा? मैं इसके साथ। वह आगे कुछ कहता इससे पहले मधुलिका ने आकर उसके गाल पर एक तमाचा लगाते हुए कहा, बड़ों की मान मर्यादा का ख्याल तक नहीं है तुम्हें। किसके सामने क्या कहना चाहिए किसी ने ये भी नहीं सिखाया तुम्हें। तभी रितेश का हाथ भी उठने लगा तो मधुलिका के पापा बीच में आ गए। उन्होंने कहा, दामाद जी आप प्लीज शांत हो जाए। अभी इस समय हम हमारी बेटी को वापस लेकर जा रहे हैं। जब भी आप शांति से बात करने के मूड में हो, आ जाना। इसके बाद उन्होंने मधुलिका का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेटा, यहाँ तुम्हारा खुश रहना मुश्किल है। तुम्हें धन दौलत, शौक की वस्तुएं, ऐशो आराम सभी मिल जाएगा, लेकिन जो तुम्हें चाहिए वह प्यार नहीं मिलेगा। रितेश दंग होकर मधुलिका को घर से बाहर जाते हुए देख रहा था। इस समय उसका पूरा नशा उतर चुका था, लेकिन उसे इस सब में अपनी कोई भी गलती नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि यह सब तो उनकी हाई प्रोफाइल जिंदगी में आम बात थी। राकेश और मालती के साथ मधुलिका घर से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर राकेश ने जैसे ही मालती की तरफ देखा तो नजर मिलते ही मालती की आंखें नीचे झुक गईं। झुकी हुई आंखों से उसने कहा, मुझे माफ कर देना राकेश। उसके बाद मालती ने मधुलिका की तरफ देखकर कहा, मेरी गलती की वजह से तेरा जीवन दुख से भर गया। अपने छोटे छोटे सपनों के टूटने से मैं इतने बड़े प्यार से भरे अनमोल उपहार की इज्जत ना कर पाए जो पूरी जिंदगी मुझे राकेश से मिलता रहा। मेरा मन कभी किसी सोने के हार की लालसा में अटका तो कभी कीमती साड़ी की चमक में, कभी महंगे इत्र की खुशबू में उलझा तो कभी बहुत सुंदर बंगले की चाह में भटका। मैं गलत थी बेटा। मेरी असली दौलत, मेरा असली उपहार तो तुम्हारे पापा का प्यार, उनका मेरा ख्याल रखना था। यदि मुझे बुखार आ जाए तो पूरी रात बार बार उठकर मेरे माथे को छूना, घर के काम में मेरा हाथ बटाना और हर रात को मेरे सर पर हाथ फिराकर प्यार से यह पूछना कि मालती कैसा था आज का दिन।
यदि मैं रूठ जाऊं तो मेरी मनपसंद आइसक्रीम लाकर मुझे मनाना। मधुलिका, यही तो है मेरी असली धरोहर जिसका आज मुझे एहसास हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद मैं अब कभी तुझे उस आलीशान महल में नहीं भेजूंगी। अब मैं तेरी शादी तेरे पापा जैसे किसी और राकेश से करवाऊंगी। उधर रात को जब रितेश के पापा मम्मी संतोष और कविता घर वापस आए तो मधुलिका घर पर नहीं थी, लेकिन उसके हाथ की लिखी एक चिट्ठी उन्हें मिली। कविता ने घड़ी किए हुए कागज को उठाया। उस पर लिखा था, सॉरी माम, मैं आपको बिना बताए इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। रात को मेरे साथ जो भी हुआ बहुत गलत था। मैंने अपने आप को उस समय तो बचा लिया, लेकिन हर रात मैं इतने तनाव में नहीं रह सकती क्योंकि हो सकता है कि कभी मैं आपके बेटे से जीत ना पाऊं। मैं अपने पति के साथ प्यार से समर्पण करना चाहती थी, अपना तन मन सब कुछ सौंप देना चाहती थी। इसलिए तो आपके घर की गृह लक्ष्मी बनकर आई थी, परंतु जोर जबरदस्ती से मैं एक शराबी को अपना सर्वस्व नहीं देना चाहती थी। केवल एक ही रात की बात होती तो मैं उससे एक और मौका जरूर देती, लेकिन सुबह आपके जाने के बाद जब पूरे होश में उसके विचार सुने तो मेरा दिल टूट गया। मैं समझ गई कि इसकी तो रोज ही शराब पीने की आदत है, लड़कियों के साथ सोने की आदत है, इसीलिए मैं जा रही हूं। मैंने अपने लिए ऐसा जीवन साथी नहीं चाहा था। जाते जाते आपको कहना चाहती हूं मां कि आप इतना पैसा कमाकर क्या करेगी जब आपके घर का चिराग ही खुश ना हो। वह क्यों इतनी शराब पीता है, आपने कभी सोचा है, कभी जाना है? आपके पास उसके लिए समय ही नहीं है। सुबह आपके पास इतना समय भी नहीं था कि आप कमरे में बंद अपने बेटे का दरवाजा खोलकर उससे मिल लें। मुझे प्यार के दो बोल बोलकर समझाएं कि बेटा अब कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आपके घर केवल 24 घंटे ही थी और मुझे सब समझ में आ गया, और आप वर्षों में भी नहीं समझ पाई कि आप पैसा कमा रही हैं लेकिन प्यार वह आपके घर से कहीं खोता जा रहा है। मुझे तलाक चाहिए, आपकी दौलत में से मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। आपके दिए गहने भी मैं यहीं छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो अपने बेटे को थोड़ा समय दीजिए, शायद उसकी जिंदगी संवर जाए, क्योंकि आपके कमाए धन से तो उसका जीवन बिगड़ ही रहा है। पाठकों, आपसे निवेदन है कि कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और खासकर कमेंट जरूर करें ताकि हम जान सके कि आप हमसे कैसी अपेक्षा रखते हैं।